हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इंतज़ार प्रत्येक संडे की कक्षा में रहता है, कुछ ना कुछ हम नया सीखें। उसी श्रृंखला में से आज हम अपने सभी छात्रों को बताने वाले हैं काल सर्प दोष कैसे बनता है, काल सर्प दोष की वास्तविकता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप अपना कॉपी, डायरी, कलम जो भी है उसे तैयार रखें। तो फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं। 14 फरवरी सन 2021, दिन रविवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज तृतीया है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद। राहु काल 4:30 से 6। दिशा सूल पश्चिम दिशा। वैदिक ज्योतिष में काल सर्प योग को माना नहीं जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन फिर भी काल सर्प का बोलबाला है। काल सर्प को बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग इसको बिल्कुल नकार देते हैं। हम अपनी ही यदि ज्योतिष विद्या में इसकी बात करें, वैदिक विद्या में बात करें, तो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो ज्योतिष के पारंगत विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी किसी ऐसे प्राचीन ग्रंथ में काल सर्प योग का जिक्र नहीं किया है। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। लेकिन जैसा देश वैसा भेष, समय, परिस्थिति, काल के अनुसार जो चीज़ें प्रचलन में हों उन्हें भी हमारा ध्येय बनता है हम आपको समझाएं। हम अपने संस्थान में वैदिक जन्म पत्रिका बनाते हैं। हमें भी ये कॉलम उसमें डालना पड़ता है कि आपको काल सर्प है या नहीं। क्यों? फिर नहीं तो हमसे ये कहा जाता है कि शर्मा जी, हम बहुत लोगों से मिले, हमें काल सर्प बताया और आपने उसका वर्णन नहीं किया। तो दो बातें ध्यान रखना। समय, परिस्थिति, काल के अनुसार कुछ नई चीज़ें भी जीवन में जाननी ज़रूरी होती हैं, लेकिन वास्तविकता और वैदिक ज्योतिष की धरातल पर देखें तो काल सर्प को माना नहीं जाता। एक चीज़ मैं अपने साधकों से ज़रूर कहूँगा कि हम भी अपनी कुंडली में काल सर्प दोष का ब्यौरा देते हैं, लेकिन उसके लिए जो उसके उपाय होते हैं वो नामात्र होते हैं। यानी कि इस योग से तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस योग में जन्मे जातक बहुत विद्वान होते हैं और ऐसे अनेकों लोगों का एग्जाम्पल है जिन्होंने इस योग में जन्म लेकर के बहुत बड़ी महारत हासिल की है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी ये योग था। जिस समय भारतवर्ष आज़ाद की कुंडली बनी उस वक्त में भी ये योग था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये योग था और ऐसे अनेकों लोग हैं। सुश्री लता मंगेशकर जी को ये योग है। ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिनकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग रहे हैं। समझे आप? तो कहने का मेरा मतलब आपसे यही है कि इस योग में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, आज की कक्षा के माध्यम से मैं आपको इसकी कुछ कुंडलियाँ दिखा रहा हूँ जिनसे आप पहचान सकते हैं कि काल सर्प हम कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में या जिसकी कुंडली आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में काल सर्प है या नहीं। आइए, कुंडली नंबर 1 आपके सामने ये कुंडली है। इस कुंडली में सबसे ऊपर के खाने में, इस खाने को क्या कहते हैं? इस भाव को क्या कहते हैं? प्रथम भाव, और इसको लगन भी कहते हैं। बताया था ना। प्रथम भाव में क्या लिखा है हमने? राहु। और प्रथम भाव के ठीक सामने सप्तम भाव में क्या लिखा है हमने? केतु। राहु और केतु के सभी के सभी ग्रह एक साइड हैं। ध्यान से देखो इस कुंडली को। ऊपर राहु, नीचे केतु, साइड में सारे ग्रह चले गए। तो यदि राहु और केतु के अंदर सभी ग्रह हों तो वैसी कुंडली जिसकी भी होगी उसे काल सर्प दोष या योग होता है। क्लियर? एक कुंडली और देखिएगा। इसमें हमने ग्रहों को पलटा है। राहु वहीं है,
केतु वहीं है। ऐसा भी हो सकता है केतु ऊपर आ सकता है और राहु नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके हमने दूसरी तरफ सारे ग्रह रख दिए। पहली कुंडली में हमने उस साइड में सारे ग्रह थे, इस कुंडली में इस साइड में सारे ग्रह हैं, तो ये भी इस जातक को भी काल सर्प दोष बन जाएगा। कहने का भाव, यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रह हों तो उसे काल सर्प होता है। अब वो कौन से प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको आगे आगे बताते जाएंगे। एक कुंडली का नमूना और देखिए। कभी आप समझें कि केतु ऊपर आएगा, राहु नीचे आएगा, या केतु राहु ऊपर जाएगा, केतु नीचे आएगा, दाएं या बाएं उसके ग्रह हो तो काल सर्प होता है। राहु और केतु कहीं पर भी आ सकते हैं, किसी भी स्थिति में आ सकते हैं। एक स्थिति और देखिए, हमने इसमें राहु किस भाव में लिखे हैं? चतुर्थ भाव में राहु है, दसम भाव में केतु हैं, इधर राहु उधर केतु, और देखो ऊपर की तरफ सारे ग्रह आ गए, दिख रहे हैं ना आपको? ऊपर की तरफ सारे ग्रह आ गए, यानी कि राहु और केतु और ऊपर सारे ग्रह, तो काल सर्प दोष। ऐसे ही राहु केतु और नीचे की तरफ जहाँ एरो दिख रहे हैं ना आपको, अगर यहाँ पर भी सारे ग्रह आ जाएंगे तो काल सर्प दोष हो जाएगा। एक नमूना और देखिए आप, एक कुंडली और आपको दिखाते हैं। देखो राहु कहाँ है? ऊपर की तरफ है द्वादश भाव में, 12वें घर में राहु हैं, 6th हाउस में केतु हैं, यानी कि राहु और केतु और सारे ग्रह एक कोने में आ गए, इधर की तरफ आ गए, यानी कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ रहे हैं, काल सर्प बन गया। केतु ऊपर भी हो सकता है, राहु नीचे भी हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी राहु और केतु इकट्ठे नहीं आ सकते। राहु जहाँ पर भी होगा उससे 7वें स्थान में केतु होगा, जहाँ केतु होगा उसके 7वें स्थान में फिर राहु होगा। राहु केतु कभी भी एक साथ नहीं होते, ध्यान रखना। ये मैंने आपको 3-4 कुंडलियाँ दिखाई। इसमें हमने हर कुंडली में देखा कि कैसे पहचाने कि इसको काल सर्प है। राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ गए, काल सर्प बन गया। अब एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। यदि चंद्रमा बाहर रह जाए, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, चंद्रमा बाहर रह जाए, तो उसे आंशिक काल सर्प दोष की कुंडली कहते हैं। अब देखिए एक नमूना और देखिए, आपके सामने है राहु ऊपर केतु नीचे, सारे ग्रह राहु केतु के साथ है। हमने एक चीज़ इसमें और की है, केतु के साथ गुरु लिख दिया। केतु के साथ गुरु लिखा, जैसे पिछली कुंडली में हमने सूर्य के साथ 2 ग्रह बैठाए थे। अब यहाँ हमने क्या किया, किसके साथ लिखा? हमने राहु के साथ नीचे केतु लिखा, केतु के साथ हमने गुरु लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि राहु के साथ भी कुछ ग्रह आ सकते हैं, केतु के साथ में भी कुछ ग्रह आ सकते हैं, और बाकी बचे हुए ग्रह एक साइड में आ सकते हैं, तो भी काल सर्प होगा। दोबारा से 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम बता रहे हैं आंशिक काल सर्प दोष की कुंडली। इसमें ध्यान से देखो, राहु है ऊपर, नीचे केतु के साथ क्या है? बृहस्पति हैं, और चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा एक साइड में आ गए, बाकी सारे ग्रह एक साइड में चले गए, यानी कि राहु और केतु के दायरे से चंद्रमा अलग हैं, बाकी सारे ग्रह अंदर हैं। तो ये आंशिक काल सर्प दोष की कुंडली बन जाती है। आ गया क्लियर? अब एक डेफिनेशन और लिख लें। जो काल सर्प दोष होता है वो 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। और वो 12 प्रकार में वो 12 प्रकार कौन से होते हैं काल सर्प के? लिखिए, देखो अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर देखो आप। नंबर 1 अनंत, नंबर 2 कुलिक, नंबर 3 वासुकी, नंबर 4 शंखपाल, 5 पद्म, 6 महापद्म, 7 तक्षक, 8 करकोटक, 9 शंखचूड़, 10 घातक, 11 विषधर, 12 शेषनाग। ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। अब ये कैसे पहचानेंगे कि आपको किस प्रकार का है? ये तो आपने पहचान लिया कि इस व्यक्ति को काल सर्प दोष है, इसे आंशिक काल सर्प दोष है, लेकिन क्या शंखचूड़ है, क्या करकोटक है, क्या वासुकी है? इसके लिए
मैं आपको अलग से 12 की 12 परिभाषाएं लिखवा दूंगा कि कौन सा कालसर्प कैसे बनता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। आज केवल आपने इतना जाना कि कालसर्प को कैसे पहचाना जाता है, आंशिक कालसर्प को कैसे पहचाना जाता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। तो आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें। बाबा भैरव जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। ऐसे सीखते जाइए, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे और एक बहुत अच्छे आप ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, है ना। आदमी सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। और बसंत पंचमी आ रही है, आप तो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आपको तो माँ सरस्वती की साधना आराधना करनी चाहिए। उसके लिए बसंत पंचमी विशेषांक हमारा आप लोग ज़रूर सुने और समझें। और काल सर्प दोष से संबंधित क्या उपाय किए जा सकते हैं भविष्य में, उसके लिए भी हम अलग से आपको बहुत सारी चीज़ें भविष्य में शीघ्र लिखवा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।